इसमें नाटक, सस्पेंस, हास्य और तेनाली की बुद्धिमानी का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ प्रस्तुत है तेनाली रामन का फूटा हुआ गुस्सा, विजयनगर का महासंकट, प्रस्तावना, शांति से पहले का तूफान। विजयनगर साम्राज्य अपनी भव्यता और महाराज कृष्णदेवराय के न्याय के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस दरबार की असली जान थे तेनाली रामन। उनकी हंसी, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। महाराज उन्हें अपने नवरत्नों में सबसे प्रिय मानते थे, लेकिन यही प्रिय होना तेनाली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी थी। राजगुरु तथाचार्य और उनके साथी मंत्री डिंगरी और पिंगरी हर पल इसी फिराक में रहते थे कि कब तेनाली को नीचा दिखाया जाए। आज तक वे असफल रहे थे, क्योंकि तेनाली हमेशा मुस्कुराते हुए वार को टाल देते थे। लेकिन क्या होता यदि तेनाली की वह मुस्कान गायब हो जाती? क्या होता यदि तेनाली रामन को सचमुच गुस्सा आ जाता? यह कहानी उसी एक दिन की है जब तेनाली का सब्र का बांध टूट गया। अध्याय 1। षड्यंत्र की बू। गर्मियों की दोपहर थी। महाराज कृष्णदेवराय अपने निजी कक्ष में विश्राम कर रहे थे कि तभी राजगुरु तथाचार्य घबराए हुए भीतर आए। अनर्थ हो गया महाराज, घोर अनर्थ, तथाचार्य ने छाती पीटते हुए कहा। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ राजगुरु? शत्रु ने आक्रमण कर दिया क्या? शत्रु बाहर का होता तो हम संभाल लेते महाराज, लेकिन शत्रु तो घर के भीतर है, तथाचार्य ने विशैली मुस्कान छिपाते हुए कहा। शाही खजाने से महारानी का नौलखा हार चोरी हो गया है। महाराज स्तब्ध रह गए। वह हार केवल आभूषण नहीं था, वह विजयनगर की प्रतिष्ठा था। किसने किया यह दुस्साहस? तथाचार्य ने इधर उधर देखा और धीरे से बोले, महाराज, प्रहरी ने किसी को रात के अंधेरे में खजाने से निकलते देखा था। कदकाठी और चाल ढाल तेनाली रामन जैसी थी। असंभव, महाराज चिल्लाए। तेनाली शरारती हो सकता है, चोर नहीं। प्रेम इंसान को अंधा कर देता है महाराज, तथाचार्य ने तंज कसा। सुना है तेनाली पर बहुत कर्ज हो गया है, जुए की लत लग गई है उसे। विश्वास न हो तो उसके घर की तलाशी ले लीजिए। तथाचार्य ने यह जाल बहुत बारीकी से बुना था। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से वह हार तेनाली के पिछवाड़े वाले बगीचे में एक मटके में गड़वा दिया था। अध्याय 2। दरबार में अपमान। अगले दिन दरबार लगा। माहौल तनावपूर्ण था। तेनाली रामन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हुए, लेकिन आज किसी ने उनकी मुस्कान का जवाब नहीं दिया। तेनाली, महाराज की आवाज में आज स्नेह नहीं बल्कि कठोरता थी। तुम पर चोरी का इल्जाम है। तेनाली हंसे। महाराज, आज सुबह सुबह कौन सा मजाक है यह? क्या मैंने आपका दिल चुरा लिया है? खामोश, महाराज गरजे। महारानी का नौलखा हार गायब है और सब सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। सैनिकों ने तेनाली के घर की तलाशी ली और जैसा कि तथाचार्य ने योजना बनाई थी, वह हार तेनाली के बगीचे से बरामद हो गया। जब हार भरी सभा में पेश किया गया तो तेनाली सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह राजगुरु की चाल है। तेनाली ने महाराज की आंखों में देखा। उन्हें उम्मीद थी कि महाराज कहेंगे, यह कोई साजिश है। लेकिन महाराज ने कहा, तेनाली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे विश्वास का गला घोंट दिया। तुम लालची हो गए हो। बस यही वह क्षण था। तेनाली रामन, जो बड़ी से बड़ी गाली सुनकर भी हंस देते थे, आज उनका चेहरा तमतमा गया। उनका शरीर कांपने लगा। यह डर नहीं था, यह प्रचंड क्रोध था। अध्याय 3। ज्वालामुखी का विस्फोट। तेनाली रामन अपनी जगह से आगे बढ़े। उनकी आंखों में आग थी। राजगुरु तथाचार्य, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तेनाली का रौद्र रूप देखकर सहम गए। तेनाली ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर दे मारी। दरबार में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने महाराज के सामने पगड़ी उतारने की गुस्ताखी नहीं की थी। बस बहुत हो गया। तेनाली की आवाज बिजली की तरह कड़की। महाराज कृष्णदेवराय, मैंने सोचा था कि आप बुद्धिमान हैं, न्यायप्रिय हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप केवल कानों के कच्चे हैं। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन महाराज ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। वे भी स्तब्ध थे। तेनाली ने राजगुरु की ओर उंगली उठाई। यह पाखंडी, जो धर्म के नाम पर अधर्म का जाल बुनता है, उसकी बात पर आपने अपने नवरत्न को, अपने भाई समान मित्र को चोर मान लिया। धिक्कार है ऐसी राजसभा पर, धिक्कार है ऐसे न्याय पर। तेनाली का गुस्सा रुक नहीं रहा था। मैंने इस राज्य को कई बार बचाया, अपनी जान दांव पर लगाई,
और उसका बदला यह। एक गड़े हुए हार ने मेरी सालों की वफादारी को झूठा साबित कर दिया। महाराज का अहंकार जाग उठा। जुबान संभालो तेनाली, तुम राजा से बात कर रहे हो। मैं एक अंधे राजा से बात कर रहा हूँ, तेनाली चिल्लाए, जिसे सच और झूठ का भेद नहीं पता। सुन लीजिए महाराज, आज मैं यह दरबार, यह नगर और यह राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन आपको सत्य का पता चलेगा, उस दिन आपकी आंखों के आंसू पोंछने वाला यह तेनाली यहाँ नहीं होगा। इतना कहकर तेनाली रामन ने राजगुरु के पास जाकर थूका और आंधी की तरह दरबार से निकल गए। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा था। महाराज का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल के एक कोने में बेचैनी थी। अध्याय 4। तेनाली के बिना विजयनगर। तेनाली के जाने के बाद राजगुरु तथाचार्य बहुत खुश थे। कांटा निकल गया, उन्होंने सोचा। लेकिन एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा। दरबार का माहौल बोझिल हो गया। अब कोई हंसी नहीं थी, कोई बुद्धिमानी की बातें नहीं थी। महाराज उदास रहने लगे। समस्याएं आने लगीं, लेकिन उनका समाधान करने वाला कोई नहीं था। पड़ोसी राज्य के राजा ने एक अजीबोगरीब चुनौती भेजी। 3 मूर्तियां भेजीं जो हूबहू एक जैसी थीं। शर्त यह थी कि विजयनगर को बताना था कि इनमें से कौन सी मूर्ति उत्तम, कौन सी मध्यम और कौन सी निकृष्ट है। अगर जवाब न मिला तो युद्ध होगा। दरबार के सभी विद्वान हार गए। मूर्तियों का वजन, रंग, रूप सब एक जैसा था। राजगुरु ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह जादू है। महाराज कृष्णदेवराय सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें उस दिन तेनाली की बहुत याद आई। अगर आज वह पागल यहाँ होता तो 1 मिनट में इसका हल निकाल देता, उन्होंने मन ही मन सोचा। उनका गुस्सा अब पछतावे में बदल रहा था। अध्याय 5। भैरव बाबा का आगमन। संकट गहराता जा रहा था। तभी खबर आई कि नगर के बाहर श्मशान के पास एक अघोरी भैरव बाबा आए हैं, जो भूत प्रेतों से बात करते हैं और मन की बात जान लेते हैं। हताश होकर महाराज राजगुरु के साथ उस बाबा के पास गए। बाबा की जटाएं बिखरी थीं, चेहरे पर भस्म लगी थी और आंखों में लालिमा थी। पाठक समझ गए होंगे कि यह कौन है, लेकिन कहानी में अभी यह राज है। महाराज ने समस्या बताई। बाबा ने हुंकार भरी, मूर्ख राजा, तूने अपने ही भाग्य को लात मारकर निकाल दिया और अब पत्थरों का हल ढूंढ रहा है। महाराज चौंक गए। बाबा, आप कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ। वह हार जो चोरी हुआ था, वह चोरी नहीं, एक खेल था। बाबा ने राजगुरु की ओर घूरते हुए कहा। राजगुरु का पसीना छूटने लगा। बाबा ने कहा, मूर्तियों का हल मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी दोषी है, उसे मेरे सामने गर्म तेल की कड़ाही में हाथ डालकर अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। राजगुरु डर के मारे कांपने लगे। बाबा दरबार में आए। उन्होंने तीनों मूर्तियों के कान में एक एक तिनका डाला। एक पहली मूर्ति में तिनका पूरा अंदर चला गया। सुनती है पर रखती है, उत्तम। 2। दूसरी मूर्ति में तिनका मुंह से बाहर आया। सुनती है और बक देती है, निकृष्ट। 3। तीसरी मूर्ति में तिनका दूसरे कान से निकल गया। सुना और निकाल दिया, मध्यम। समस्या का हल हो गया। महाराज खुश हो गए। उन्होंने कहा, मांगिए बाबा, क्या चाहिए? बाबा बोले, न्याय, उस हार का न्याय। अध्याय 6। सत्य का विस्फोट और तेनाली की वापसी। दरबार लगा। खौलते हुए तेल की कड़ाही मंगवाई गई। बाबा ने राजगुरु से कहा, हे महान राजगुरु, आप तो परम पवित्र हैं। डालिए हाथ इस तेल में। अगर आपने तेनाली को नहीं फंसाया तो यह तेल फूल बन जाएगा। राजगुरु जानते थे कि यह विज्ञान के विरुद्ध है। वह घुटनों पर गिर पड़े। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझसे भूल हो गई। तेनाली की लोकप्रियता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने ही वह हार चुराकर उसके घर गड़वाया था। महाराज कृष्णदेवराय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तलवार निकाल ली। तुमने मेरे सबसे प्रिय मित्र को मुझसे दूर किया। तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। तभी वह भैरव बाबा जोर जोर से हंसने लगे। यह हंसी जानी पहचानी थी। बाबा ने अपनी जटाएं नोचकर फेंकी, भस्म पोंछी। सामने खड़े थे तेनाली रामन। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तेल गर्म नहीं था, यह तो बस रंगीन पानी था जिसमें चूना मिलने से भाप निकल रही थी।
राजगुरु का पाप ही उन्हें डरा रहा था। महाराज दौड़कर आए और तेनाली को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। तेनाली, तुमने हमें बहुत सताया, लेकिन वह गुस्सा, वह पगड़ी फेंकना, क्या वह भी नाटक था? तेनाली ने अपनी पगड़ी उठाई, उसे झाड़ा और सिर पर पहनते हुए गंभीर होकर बोले, महाराज, गुस्सा असली था, क्योंकि अपमान असली था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं सामान्य तरीके से सफाई देता तो आप भावना में नहीं, तर्क में उलझ जाते। मुझे दूर जाकर ही आपको मेरी अहमियत का एहसास कराना था, और इस षड्यंत्रकारी का सच सामने लाने के लिए मुझे भैरव बनना पड़ा। उपसंहार। एक नई सुबह महाराज ने राजगुरु को मृत्युदंड तो नहीं दिया तेनाली के कहने पर, लेकिन उन्हें गधों की सवारी करवाकर पूरे नगर में घुमाया गया। तेनाली रामन का सम्मान दोगुना हो गया। उस रात महाराज और तेनाली शाही बगीचे में टहल रहे थे। महाराज ने पूछा, तेनाली, सच बताना, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाने वाले थे? तेनाली ने एक आम तोड़ा, उसे चूसते हुए बोले, महाराज, जहाँ गुड़ होगा वहाँ चींटा तो आएगा ही। मैं विजयनगर का चींटा हूँ और आप मेरे गुड़। बस कभी कभी गुड़ में कंकर राजगुरु मिल जाते हैं तो दांत किटकिटा जाते हैं, इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। विजयनगर में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन उस दिन के बाद पूरे राज्य में एक बात मशहूर हो गई, तेनाली की हंसी से डरना या न डरना, लेकिन उसके गुस्से से भगवान ही बचाए। समाप्त। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसमें तेनाली के चरित्र के सभी रंग, बुद्धि, स्वाभिमान, क्रोध और क्षमा को पिरोने का प्रयास किया गया है। विजयनगर का बदलता मौसम। विजयनगर साम्राज्य में सब कुछ कुशल मंगल था, लेकिन महाराज कृष्णदेवराय का स्वभाव पिछले कुछ दिनों से बदल रहा था। अत्यधिक कार्यभार और चापलूस दरबारियों की बातों ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। राजगुरु तथाचार्य ने महाराज के मन में यह बात बैठा दी थी कि राजा भगवान का रूप होता है और उसकी हर इच्छा, चाहे वह कितनी भी असंभव क्यों न हो, पूर्ण होनी चाहिए। यही वह विचार था जिसने विजयनगर में एक ऐसे संकट को जन्म दिया जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। अध्याय 1। स्वप्न का महल। एक रात महाराज कृष्णदेवराय ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि बादलों के बीच एक महल तैर रहा है। वह महल सोने चांदी का नहीं, बल्कि इंद्रधनुष के रंगों और हवा के झोंकों से बना था। वह जमीन से हजारों फीट ऊपर था, जहां केवल पक्षी उड़ सकते थे। अगली सुबह दरबार में आते ही महाराज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने घोषणा की, मंत्रियों, मैंने निर्णय लिया है कि विजयनगर में एक आकाशीय महल बनेगा। ऐसा महल जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरेगा। मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीनों में यह महल बनकर तैयार हो जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हवा में महल, यह तो विज्ञान और प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। महामंत्री ने दबी जुबान में कहा, महाराज, यह कैसे संभव है? ईंट पत्थर हवा में कैसे टिकेंगे? तभी राजगुरु तथाचार्य, जो हमेशा तेनाली को नीचा दिखाने के मौके की तलाश में रहते थे, आगे आए। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, असंभव शब्द का प्रयोग करके आप महाराज की शक्ति का अपमान कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में मंत्र शक्ति का उल्लेख है। अगर हम योग्य तांत्रिकों को बुलाए तो हवा में महल क्या, पूरा नगर बसाया जा सकता है। महाराज प्रसन्न हो गए। बिल्कुल सही राजगुरु, हमें तुम पर गर्व है। तभी सभा के कोने से एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। वह हंसी तेनाली रामन की थी। अध्याय 2। क्रोध का ज्वालामुखी। महाराज का चेहरा सख्त हो गया। तेनाली, तुम हंस रहे हो? क्या तुम्हें हमारे सपने का मजाक उड़ाना शोभा देता है? तेनाली अपनी जगह से उठे और नमन करते हुए बोले, क्षमा करें महाराज, मैं आपके सपने पर नहीं, राजगुरु की मूर्खता, क्षमा करें, उनकी मासूमियत पर हंस रहा हूं। महाराज, सपने नींद में अच्छे लगते हैं। हकीकत में महल बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है। हवा में महल बनाना वैसा ही है जैसे पानी पर तेल से चित्रकारी करना। महाराज का अहंकार चोट खा गया। राजगुरु ने आग में घी डाला। देखा महाराज, तेनाली को आपकी शक्ति पर भरोसा नहीं है। यह ईर्ष्या करता है कि कहीं इसका श्रेय मुझे न मिल जाए। महाराज गुस्से से लाल हो गए। वह अपने सिंहासन से खड़े हो गए। तेनाली रामन, तुम्हारी यह धृष्टता, तुम न केवल मेरे आदेश का अपमान कर रहे हो,
बल्कि राजगुरु के ज्ञान को चुनौती भी दे रहे हो। तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत अहंकार है न? महाराज, मैं केवल सत्य कह रहा हूँ। राजकोष का धन व्यर्थ जाएगा, तेनाली ने समझाने की कोशिश की। खामोश, राजा की आवाज बिजली की तरह कड़की। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसी वक्त मेरे दरबार से निकल जाओ। और सुन लो, जब तक वह हवा का महल बनकर तैयार नहीं हो जाता, मुझे अपना यह मनहूस चेहरा मत दिखाना। अगर तुम इस दरबार में दिखे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तेनाली ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने राजा की आंखों में देखा, जहां तर्क के लिए कोई जगह नहीं बची थी। जो आज्ञा महाराज, कहकर तेनाली बिना पीछे मुड़े दरबार से चले गए। अध्याय 3। ठगों का मेला। तेनाली के जाते ही राजगुरु तथाचार्य की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपने 2 धूर्त रिश्तेदारों चतुरानंद और धूर्तानंद को बुलाया और उन्हें महान तांत्रिक बताकर महाराज के सामने पेश किया। इन दोनों ने दावा किया कि वे अपनी मंत्र शक्ति से हवा में ईंटें जमा सकते हैं। महाराज ने पूछा, इसके लिए क्या चाहिए? धूर्तानंद बोला, महाराज, हवा में महल बनाने के लिए हल्का सोना और उड़ने वाली चांदी चाहिए होती है। यह बहुत महंगी आती है। महाराज ने शाही खजाने का मुख खोल दिया। बोरियों में भरकर सोना उन तांत्रिकों के शिविर में जाने लगा। राजगुरु और उनके रिश्तेदार मजे करने लगे। महल का तो पता नहीं, लेकिन राजगुरु का अपना घर महलों जैसा हो गया। जनता परेशान थी। कर, टैक्स बढ़ा दिए गए थे। तेनाली अपने घर में नजरबंद जैसे थे, क्योंकि राजा ने चेहरा दिखाने से मना किया था। लेकिन तेनाली चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों से सारी खबरें मंगवाईं। उन्हें पता चला कि महाराज को बेवकूफ बनाया जा रहा है और राज्य दिवालिया होने की कगार पर है। अध्याय 4। तेनाली की रहस्यमयी वापसी। 3 महीने बीत गए। राजा ने पूछा, महल कितना बना? तांत्रिकों ने कहा, महाराज, पहली मंजिल हवा में बन गई है, लेकिन वह अदृश्य है। केवल पुण्य आत्माएं ही उसे देख सकती है। राजा ने हामी भर दी, क्योंकि वह खुद को पापी नहीं मान सकते थे। तभी एक दिन दरबार में खबर आई कि हिमालय से एक वृद्ध महावास्तुकार आर्किटेक्ट आए हैं, जिनका नाम है बाबा बवंडर दास। दावा था कि उन्होंने स्वर्ग की सीढ़ियां बनाई थी। महाराज ने उत्सुकता में उन्हें दरबार में बुलाया। दरबार में एक अजीब हुलिया वाला बूढ़ा व्यक्ति दाखिल हुआ। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जमीन छू रही थी। सिर पर एक बड़ा सा मटका पॉट था, जिसमें 2 छेद थे आंखों के लिए, और शरीर पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। महाराज ने हैरान होकर पूछा, बाबा, यह सिर पर मटका क्यों पहना है? बाबा बवंडर दास, जो असल में तेनाली रामन थे, ने भारी और कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरी आंखें इतनी तेज है कि मैं सूर्य को भी जला सकता हूँ, और मैं हवा के कणों को देख सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी ऊर्जा को इस मटके में सुरक्षित रखता हूँ। राजगुरु को शक हुआ, लेकिन हवा में महल बनाने के लालच में वह चुप रहे। बाबा बोले, महाराज, मैंने सुना है आप हवा में महल बनवाना चाहते हैं। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जो कारीगर राजगुरु के आदमी काम कर रहे हैं, वे गलत मंत्र पढ़ रहे हैं। महाराज ने पूछा, तो आप क्या कर सकते हैं? मैं एक रात में पूरा महल खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, बाबा ने कहा। अध्याय 5। असंभव शर्त। क्या शर्त है? महाराज ने उतावलेपन में पूछा। महाराज, हवा के महल की नींव भी हवा की ही होनी चाहिए। मुझे कल सुबह तक सूखी हुई बादलों की राख और गीली धूप चाहिए। जैसे ही आप मुझे यह सामग्री देंगे, मैं मंत्र पढ़कर महल खड़ा कर दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। महाराज चकरा गए। सूखी हुई बादलों की राख, गीली धूप। बाबा, यह कैसी सामग्री है? बाबा बवंडर दास हंसे। महाराज, आप हवा में महल बनवा सकते हैं, जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो क्या आप इतनी छोटी सी सामग्री नहीं ला सकते? अगर सामग्री नहीं मिलेगी तो महल नहीं बनेगा। अब राजगुरु फंस गए। महाराज ने राजगुरु की ओर देखा। राजगुरु, आप तो विद्वान हैं। इन बाबा की सामग्री का प्रबंध कीजिए। राजगुरु का पसीना छूट गया। महाराज, यह तो असंभव है। बादलों की राख कैसे हो सकती है? धूप गीली कैसे हो सकती है? तभी बाबा बवंडर दास जोर से गरजे, अगर यह असंभव है, मूर्ख,
तो बिना नींव के हवा में ईंटें टिकना कैसे संभव है। अध्याय 6। मटके के पीछे का सच। बाबा की आवाज बदल गई थी। वह अब कांपती हुई बूली आवाज नहीं थी, बल्कि तेनाली की कड़कदार आवाज थी। बाबा ने अपने सिर से मटका उतारा, नकली दाढ़ी नोच कर फेंक दी। सामने तेनाली रामन खड़े थे। महाराज क्रोधित होने ही वाले थे कि तेनाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्रोध करने से पहले एक बार सोचिए। मैंने अपना चेहरा आपको नहीं दिखाया था, इसीलिए मटका पहना था। लेकिन जरा सोचिए, पिछले 3 महीनों में इन ठगों ने हल्के सोने के नाम पर खजाना खाली कर दिया। अगर हवा में महल बनाना संभव होता तो क्या पक्षी घोंसले पेड़ों पर बनाते। महाराज सन रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राजगुरु की ओर देखा, जो अब भागने का रास्ता तलाश रहे थे। तेनाली ने आगे कहा, महाराज, राजा का काम सपने देखना है, लेकिन उन सपनों को हकीकत की कसौटी पर परखना भी राजा का ही काम है। क्रोध ने आपकी बुद्धि पर ताला लगा दिया था, जिसे खोलने के लिए मुझे यह बाबा बवंडर का नाटक करना पड़ा। अध्याय 7। पश्चाताप और न्याय। महाराज कृष्णदेवराय अपनी गद्दी से उतरे। वह धीरे धीरे तेनाली के पास आए। दरबार में पिन गिरने जितनी शांति थी। महाराज ने तेनाली के कंधे पर हाथ रखा। तेनाली, लोग कहते हैं कि तुम चतुर हो, लेकिन आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हो। मेरे क्रोध ने मुझे अंधा कर दिया था। फिर महाराज राजगुरु की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब असली क्रोध था। राजगुरु और तुम्हारे वे 2 तांत्रिक, जितना सोना तुम लोगों ने लिया है, उसे कल सुबह तक खजाने में जमा करा दो, अन्यथा तुम्हें हवा में महल तो नहीं, लेकिन हवा में फांसी जरूर मिल जाएगी। राजगुरु और उनके साथी पैरों पर गिर पड़े। उपसंहार। उस दिन के बाद महाराज कृष्णदेवराय ने कभी भी अपनी जिद या क्रोध को राजकाज के बीच नहीं आने दिया। हवा में महल का वह सपना तो टूट गया, लेकिन विजयनगर की नींव और मजबूत हो गई। और तेनाली रामन। तेनाली को महाराज ने एक विशेष उपाधि दी, लेकिन जब महाराज ने इनाम देना चाहा, तो तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इनाम में बस वह मटका दे दीजिए, ताकि जब कभी आपको दोबारा गुस्सा आए तो मैं उसे पहनकर आ सकूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी का सार। क्रोध और अहंकार मनुष्य की सोचने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। एक सच्चा मित्र वही है जो आपके गलत होने पर आपके क्रोध की परवाह किए बिना आपको सही राह दिखाए, ठीक वैसे ही जैसे तेनाली रामन ने किया। समाप्त। शांति का छलावा। विजयनगर साम्राज्य अपने स्वर्ण काल में था। महाराज कृष्णदेवराय का यश चारों दिशाओं में फैला था। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी गहरी होती है। बहमनी सल्तनत के सुल्तान ने विजयनगर को बर्बाद करने के लिए युद्ध नहीं, बल्कि मित्रता का मार्ग चुना था। विजयनगर में सुल्तान के विशेष दूत मलिक काफूर का आगमन हुआ। वह अपने साथ संधि का प्रस्ताव और ढेर सारे उपहार लाया था। दरबार सजा हुआ था। सब कुछ खुशनुमा था। केवल तेनाली रामन की छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, खतरे की घंटी बजा रही थी। मलिक काफूर की आंखों में एक ऐसी धूर्तता थी जो तेनाली को नागवार गुजर रही थी। अध्याय 1। विश्वासघात का प्याला। संधि पर हस्ताक्षर करने का दिन आया। पूरा दरबार उपस्थित था। राजगुरु तथाचार्य भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि मलिक काफूर ने उन्हें गुप्त रूप से भारी रिश्वत दी थी। मलिक काफूर ने एक सुनहरी कलम और एक विशेष दवात, इंक पॉट, महाराज के सामने रखी। महाराज, मलिक ने झुककर कहा, यह शाही स्याही हमारे सुल्तान ने खास बगदाद से मंगवाई है। इससे लिखी गई संधि अमर रहेगी। महाराज कृष्णदेवराय ने कलम उठाई। तेनाली अपनी जगह से उठना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। महाराज ने कलम दवात में डुबोई और संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करते ही महाराज के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कलम उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और अगले ही पल सम्राट कृष्णदेवराय, विजयनगर का सूर्य, सिंहासन से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। जेहेर। महाराज को जेहेर दिया गया है। महामंत्री चिल्लाए। मलिक काफूर ने तुरंत पैंतरा बदला। उसने चिल्लाकर कहा, यह साजिश है। मैंने तो कलम दी थी, लेकिन दवात का ढक्कन तेनाली रामन ने खोलकर महाराज को दिया था। मैंने देखा था, उसने अपनी अंगूठी से कुछ इसमें मिलाया था। राजगुरु तथाचार्य ने मौका लपक लिया। हाँ, मैंने भी देखा।
तेनाली सुल्तान का जासूस है। सैनिकों ने तेनाली को घेर लिया। महाराज अचेत थे और उनका रक्षक आज भक्षक घोषित कर दिया गया था। तेनाली ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन क्रोधित सेनापति ने तेनाली के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। तेनाली का होठ फट गया, खून बहने लगा। यही वह क्षण था जब तेनाली के भीतर कुछ टूट गया। अध्याय 2। काल कोठरी का अंधेरा। तेनाली रामन को जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। बाहर नगर में हिंडोरा पीटा गया कि तेनाली ने महाराज को मारने की कोशिश की। जनता जो उसे पूजती थी अब उसे गालियां दे रही थी। रात के अंधेरे में राजगुरु तथा चारे मशाल लेकर काल कोठरी में आए। क्यों तेनाली, कैसा लग रहा है? राजगुरु हंसे। सारी चतुराई निकल गई। कल सुबह महाराज की मृत्यु की खबर आएगी, वैद्य ने जवाब दे दिया है, और दोपहर में तुम्हें हाथी के पैरों तले कुचला जाएगा। तेनाली जमीन पर बैठा था। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े फटे थे। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि सर्द आग थी। तथाचार्य, तेनाली की आवाज बहुत धीमी लेकिन भारी थी। तुमने मुझे फंसाया, मुझे इसका दुख नहीं। तुमने मेरी बेइज्जती की, मुझे इसका भी दुख नहीं। लेकिन तुमने मेरे राजा, मेरे मित्र, मेरे भगवान समान कृष्ण देव राय के प्राण संकट में डाले हैं। तेनाली खड़ा हुआ। जंजीरें खनकना उठीं। सुन लो राजगुरु, अगर महाराज को एक खरोंच भी आई तो मैं विजयनगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं वह आग लगाऊंगा जिसमें तुम्हारा अहंकार और मलिक काफूर का छल दोनों जलकर राख हो जाएंगे। आज तक तुमने तेनाली की हंसी देखी थी, अब उसका तांडव देखोगे। राजगुरु उस नजर को देखकर सिहर उठे। वह बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अध्याय 3। भड़का हुआ शेर। अगली सुबह दरबार लगा। महाराज कोमा में थे, इसलिए राजकुमार को गद्दी पर बैठाया गया था। तेनाली को जंजीरों में पेश किया गया। राजकुमार ने पूछा, तेनाली, अपना जुर्म कबूल करते हो? तेनाली ने जोर से जंजीरें झटकी। दरबार गूंज उठा। जुर्म? किसका जुर्म? तेनाली चिल्लाया। उसकी आवाज में इतना क्रोध था कि सैनिक भी पीछे हट गए। जुर्म उस सुरक्षा व्यवस्था का है जो एक विदेशी को जहर लाने देती है। जुर्म उन मंत्रियों का है जो रिश्वत के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और जुर्म मेरा है कि मैं बुद्धिमान होकर भी चुप रहा। खामोश, मलिक काफूर ने कहा। सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तेनाली ने मलिक की ओर उंगली उठाई। तू विजयनगर में खड़ा होकर विजयनगर के शेर को आंख दिखाता है। मुझे केवल 24 घंटे दे दो राजकुमार। अगर मैंने सच साबित नहीं किया तो हाथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपनी गर्दन काट दूंगा। लेकिन अगर मैंने सच साबित कर दिया तो इस मलिक काफूर की खाल मैं इसी दरबार में खिंचवाऊंगा। तेनाली का रौद्र रूप देखकर दरबार सहम गया। यह वह मजाकिया तेनाली नहीं था, यह एक घायल योद्धा था। राजकुमार ने उसे 24 घंटे की मोहलत दे दी, लेकिन पहरे में। अध्याय 4। मौत का खेल। तेनाली को महल के एक कमरे में नजरबंद किया गया, लेकिन तेनाली को रोकना आंधी को मुट्ठी में कैद करने जैसा था। उसने अपने एक वफादार गुप्तचर को बुलाया। मुझे वह दवात और वह कलम चाहिए, तेनाली ने आदेश दिया। लेकिन वह तो राजगुरु के कब्जे में है। गुप्तचर ने कहा, तो चुरा लाओ या छीन लाओ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे वह चाहिए। तेनाली गुर्राया। रात को गुप्तचर दवात ले आया। तेनाली ने पूरी रात उस दवात और कलम का परीक्षण किया। उसने स्याही को एक चूहे पर प्रयोग किया। चूहा नहीं मरा। स्याही में जहर नहीं है। तेनाली बुदबुदाया। तो फिर जहर कहा था? उसने पूरी रात पागलों की तरह हर संभावना पर विचार किया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल नोचे हुए थे। तभी उसकी नजर उस संधि पत्र की एक नकल कॉपी पर पड़ी। उसने उस कागज को सूंघा। उसमें से बादाम की हल्की महक आ रही थी। पकड़ा गया। तेनाली की आंखों में चमक आ गई। जहर दवात में नहीं, कागज में नहीं, जहर कहीं और था। अध्याय 5। दरबार में विस्फोट। 24 घंटे पूरे हुए। दरबार खचाखच भरा था। जल्लाद तलवार लेकर तैयार था। तेनाली रामन दरबार में दाखिल हुआ। आज वह शांत था, तूफान से पहले की शांति। वक्त पूरा हुआ तेनाली, राजगुरु ने कहा। वक्त पूरा हुआ, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा, तेनाली ने कहा।
तेनाली ने एक थाली मंगवाई जिसमें वही शाही कलम और शाही कागज था। उसने मलिक काफूर को बुलाया। दूत महोदय, आपने कहा था कि जहर मैंने मिलाया, तो आइए इस कागज पर इस कलम से कुछ लिखिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। मलिक काफूर हंसा, मुझे डरा रहे हो? लाओ। मलिक ने कलम उठाई और कागज पर लिखा, कुछ नहीं हुआ। देखा? मलिक हंसा, जहर उस दिन था, आज नहीं। बिल्कुल सही, तेनाली ने कहा, जहर स्याही में नहीं था, जहर कागज में भी नहीं था। तेनाली ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। जहर इस कलम की पकड़ ग्रिप पर लगा था, जो एक विशेष प्रकार का स्पर्श विष कॉन्टैक्ट पॉइजन था, जो गर्मी पाकर त्वचा में घुस जाता है। झूठ, मलिक चिल्लाया। तेनाली की आंखों में खून उतर आया। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने मलिक काफूर का हाथ पकड़ लिया। झूठ, तो फिर अपने हाथ दिखाओ। मलिक ने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तेनाली की पकड़ लोहे जैसी थी। तेनाली ने जबरदस्ती मलिक की हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक विशेष मोम की परत चढ़ी थी। यह देखो, तेनाली गरजे। इस कायर ने अपने हाथों पर मोम लगा रखा था ताकि जहर का असर न हो। लेकिन उस दिन महाराज के हाथ नंगे थे। तेनाली ने पास खड़े सैनिक की तलवार छीन ली। दरबार में भगदड़ मच गई। तेनाली ने तलवार की नोक मलिक की गर्दन पर रख दी और जोर से दबाया। बोल, क्या काट है? एंटीडोट इस जहर की। बोल, वरना मैं तेरा सिर यहीं धड़ से अलग कर दूंगा और सुल्तान को उपहार में भेजूंगा। तेनाली का गुस्सा इतना भयानक था कि मलिक काफूर का पेशाब निकल गया। वह डर के मारे कांपने लगा। मेरी जेब में नीले रंग की शीशी है, वही काट है, मुझे मत मारो। अध्याय 6। तेनाली का न्याय वैद्य ने तुरंत वह शीशी ली और महाराज के कक्ष की ओर दौड़े। तेनाली ने तलवार नहीं हटाई। वह मलिक की आंखों में घूरता रहा। तूने मेरे पिता समान राजा को मारने की कोशिश की। तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। तभी राजगुरु तथाचार्य भागने की कोशिश करने लगे। तेनाली ने बिना पीछे देखे अपनी पगड़ी का कपड़ा खोलकर एक फंदा बनाया और उसे राजगुरु के पैरों में फंसाकर खींच लिया। राजगुरु मुख के बल गिरे। थोड़ी देर बाद खबर आई, महाराज ने आंखें खोल दी है। जहर का असर खत्म हो रहा है। पूरा दरबार तेनाली रामन की जय के नारों से गूंज उठा। लेकिन तेनाली ने जयकारे नहीं सुने। उसने तलवार फेंक दी। वह सीधा राजगुरु के पास गया, जो गिड़गिड़ा रहे थे। तेनाली ने राजगुरु का गिरेबान पकड़ा और उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। आज के बाद तेनाली ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने राज्य के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचा तो मैं राजा के आदेश का इंतजार नहीं करूंगा। मैं खुद तुम्हारा न्याय करूंगा। उपसंहार। आंसुओं का बांध। महाराज कृष्ण देव राय स्वस्थ होकर दरबार में लौटे। उन्हें पूरी घटना बताई गई। उन्होंने तेनाली को गले लगाना चाहा, लेकिन तेनाली, जो अब तक पत्थर बना हुआ था, महाराज के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह गुस्सा, वह अपमान, वह डर, सब आंसुओं के रूप में बह निकला। महाराज ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। शांत हो जाओ तेनाली। जब तक तुम जैसा रक्षक विजयनगर के पास है, काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मलिक काफूर को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। राजगुरु को अपमानित करके पद से कुछ समय के लिए हटा दिया गया। उस दिन के बाद विजयनगर ने तेनाली का एक नया रूप देखा था। लोग जान गए थे कि तेनाली केवल हंसाता नहीं है। अगर कोई उसके अपनों को छेड़े तो वह प्रलय भी ला सकता है, और इतिहास गवाह है। उस दिन के बाद किसी ने तेनाली के क्रोध को जगाने की भूल नहीं की। समाप्त। शांति का छलावा। विजयनगर साम्राज्य अपने स्वर्ण काल में था। महाराज कृष्ण देव राय का यश चारों दिशाओं में फैला था। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी गहरी होती है। बहमनी सल्तनत के सुल्तान ने विजयनगर को बर्बाद करने के लिए युद्ध नहीं, बल्कि मित्रता का मार्ग चुना था। विजयनगर में सुल्तान के विशेष दूत मलिक काफूर का आगमन हुआ। वह अपने साथ संधि का प्रस्ताव और ढेर सारे उपहार लाया था। दरबार सजा हुआ था। सब कुछ खुशनुमा था। केवल तेनाली रामन की छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, खतरे की घंटी बजा रही थी। मलिक काफूर की आंखों में एक ऐसी धूर्तता थी जो तेनाली को नागवार गुजर रही थी। अध्याय 1। विश्वासघात का प्याला। संधि पर हस्ताक्षर करने का दिन आया।
पूरा दरबार उपस्थित था। राजगुरु तथाचार्य भी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि मलिक काफूर ने उन्हें गुप्त रूप से भारी रिश्वत दी थी। मलिक काफूर ने एक सुनहरी कलम और एक विशेष दवात इंक पॉट महाराज के सामने रखी। महाराज, मलिक ने झुककर कहा, यह शाही स्याही हमारे सुल्तान ने खास बगदाद से मंगवाई है। इससे लिखी गई संधि अमर रहेगी। महाराज कृष्णदेवराय ने कलम उठाई। तेनाली अपनी जगह से उठना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। महाराज ने कलम दवात में डुबोई और संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करते ही महाराज के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कलम उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और अगले ही पल सम्राट कृष्णदेवराय, विजयनगर का सूर्य, सिंहासन से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुख से झाग निकल रहा था। जेहेर, महाराज को जेहेर दिया गया है। महामंत्री चिल्लाए। मलिक काफूर ने तुरंत पैंतरा बदला। उसने चिल्लाकर कहा, यह साजिश है। मैंने तो कलम दी थी, लेकिन दवात का ढक्कन तेनाली रामन ने खोलकर महाराज को दिया था। मैंने देखा था उसने अपनी अंगूठी से कुछ इसमें मिलाया था। राजगुरु तथाचार्य ने मौका लपक लिया। हाँ, मैंने भी देखा। तेनाली सुल्तान का जासूस है। सैनिकों ने तेनाली को घेर लिया। महाराज अचेत थे और उनका रक्षक आज भक्षक घोषित कर दिया गया था। तेनाली ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन क्रोधित सेनापति ने तेनाली के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। तेनाली का होठ फट गया, खून बहने लगा। यही वह क्षण था जब तेनाली के भीतर कुछ टूट गया। अध्याय 2। काल कोठरी का अंधेरा। तेनाली रामन को जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। बाहर नगर में हिंडोरा पीटा गया कि तेनाली ने महाराज को मारने की कोशिश की। जनता जो उसे पूछती थी, अब उसे गालियां दे रही थी। रात के अंधेरे में राजगुरु तथाचार्य मशाल लेकर काल कोठरी में आए। क्यों तेनाली, कैसा लग रहा है? राजगुरु हंसे। सारी चतुराई निकल गई। कल सुबह महाराज की मृत्यु की खबर आएगी, वैद्य ने जवाब दे दिया है। और दोपहर में तुम्हें हाथी के पैरों तले कुचला जाएगा। तेनाली जमीन पर बैठा था। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े फटे थे। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि सर्द आग थी। तथाचार्य, तेनाली की आवाज बहुत धीमी लेकिन भारी थी। तुमने मुझे फंसाया, मुझे इसका दुख नहीं। तुमने मेरी बेइज्जती की, मुझे इसका भी दुख नहीं। लेकिन तुमने मेरे राजा, मेरे मित्र, मेरे भगवान समान कृष्णदेवराय के प्राण संकट में डाले हैं। तेनाली खड़ा हुआ। जंजीरें खनकना उठीं। सुन लो राजगुरु, अगर महाराज को एक खरोंच भी आई तो मैं विजयनगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं वह आग लगाऊंगा जिसमें तुम्हारा अहंकार और मलिक काफूर का छल दोनों जलकर राख हो जाएंगे। आज तक तुमने तेनाली की हंसी देखी थी, अब उसका तांडव देखोगे। राजगुरु उस नजर को देखकर सिहर उठे। वह बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अध्याय 3। भड़का हुआ शेर। अगली सुबह दरबार लगा। महाराज कोमा में थे, इसलिए राजकुमार को गद्दी पर बैठाया गया था। तेनाली को जंजीरों में पेश किया गया। राजकुमार ने पूछा, तेनाली, अपना जुर्म कबूल करते हो? तेनाली ने जोर से जंजीरें झटकी। दरबार गूंज उठा। जुर्म? किसका जुर्म? तेनाली चिल्लाया। उसकी आवाज में इतना क्रोध था कि सैनिक भी पीछे हट गए। जुर्म उस सुरक्षा व्यवस्था का है जो एक विदेशी को जहर लाने देती है। जुर्म उन मंत्रियों का है जो रिश्वत के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और जुर्म मेरा है कि मैं बुद्धिमान होकर भी चुप रहा। खामोश, मलिक काफूर ने कहा। सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तेनाली ने मलिक की ओर उंगली उठाई। तू विजयनगर में खड़ा होकर विजयनगर के शेर को आंख दिखाता है। मुझे केवल 24 घंटे दे दो राजकुमार। अगर मैंने सच साबित नहीं किया तो हाथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपनी गर्दन काट दूंगा। लेकिन अगर मैंने सच साबित कर दिया तो इस मलिक काफूर की खाल मैं इसी दरबार में खिंचवाऊंगा। तेनाली का रौद्र रूप देखकर दरबार से हिम गया। यह वह मजाकिया तेनाली नहीं था, यह एक घायल योद्धा था। राजकुमार ने उसे 24 घंटे की मोहलत दे दी, लेकिन पहरे में। अध्याय 4। मौत का खेल। तेनाली को महल के एक कमरे में नजरबंद किया गया, लेकिन तेनाली को रोकना आंधी को मुट्ठी में कैद करने जैसा था। उसने अपने एक वफादार गुप्तचर को बुलाया। मुझे वह दवात और वह कलम चाहिए।
तेनाली ने आदेश दिया। लेकिन वह तो राजगुरु के कब्जे में है। गुप्तचर ने कहा, तो चुरा लाओ या छीन लाओ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे वह चाहिए। तेनाली गुर्राया। रात को गुप्तचर दवात ले आया। तेनाली ने पूरी रात उस दवात और कलम का परीक्षण किया। उसने स्याही को एक चूहे पर प्रयोग किया। चूहा नहीं मरा। स्याही में जहर नहीं है। तेनाली बुदबुदाया। तो फिर जहर कहा था? उसने पूरी रात पागलों की तरह हर संभावना पर विचार किया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल नोचे हुए थे। तभी उसकी नजर उस संधि पत्र की एक नकल कॉपी पर पड़ी। उसने उस कागज को सूंघा। उसमें से बादाम की हल्की महक आ रही थी। पकड़ा गया। तेनाली की आंखों में चमक आ गई। जहर दवात में नहीं, कागज में नहीं, जहर कहीं और था। अध्याय 5। दरबार में विस्फोट। 24 घंटे पूरे हुए। दरबार खचाखच भरा था। जल्लाद तलवार लेकर तैयार था। तेनाली रामन दरबार में दाखिल हुआ। आज वह शांत था, तूफान से पहले की शांति। वक्त पूरा हुआ तेनाली, राजगुरु ने कहा। वक्त पूरा हुआ, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा, तेनाली ने कहा। तेनाली ने एक थाली मंगवाई जिसमें वही शाही कलम और शाही कागज था। उसने मलिक काफूर को बुलाया। दूत महोदय, आपने कहा था कि जहर मैंने मिलाया, तो आइए इस कागज पर इस कलम से कुछ लिखिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। मलिक काफूर हंसा। मुझे डरा रहे हो? लाओ। मलिक ने कलम उठाई और कागज पर लिखा, कुछ नहीं हुआ। देखा? मलिक हंसा। जहर उस दिन था, आज नहीं। बिल्कुल सही, तेनाली ने कहा। जहर स्याही में नहीं था, जहर कागज में भी नहीं था। तेनाली ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। जहर इस कलम की पकड़ ग्रिप पर लगा था, जो एक विशेष प्रकार का स्पर्श विष कॉन्टैक्ट पॉइजन था, जो गर्मी पाकर त्वचा में घुस जाता है। झूठ, मलिक चिल्लाया। तेनाली की आंखों में खून उतर आया। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने मलिक काफूर का हाथ पकड़ लिया। झूठ, तो फिर अपने हाथ दिखाओ। मलिक ने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तेनाली की पकड़ लोहे जैसी थी। तेनाली ने जबरदस्ती मलिक की हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक विशेष मोम की परत चढ़ी थी। यह देखो, तेनाली गरजे। इस कायर ने अपने हाथों पर मोम लगा रखा था ताकि जहर का असर न हो। लेकिन उस दिन महाराज के हाथ नंगे थे। तेनाली ने पास खड़े सैनिक की तलवार छीन ली। दरबार में भगदड़ मच गई। तेनाली ने तलवार की नोक मलिक की गर्दन पर रख दी और जोर से दबाया। बोल, क्या काट है? एंटीडोट इस जहर की। बोल, वरना मैं तेरा सिर यहीं धड़ से अलग कर दूंगा और सुल्तान को उपहार में भेजूंगा। तेनाली का गुस्सा इतना भयानक था कि मलिक काफूर का पेशाब निकल गया। वह डर के मारे कांपने लगा। मेरी जेब में नीले रंग की शीशी है, वही काट है, मुझे मत मारो। अध्याय 6। तेनाली का न्याय। वैद्य ने तुरंत वह शीशी ली और महाराज के कक्ष की ओर दौड़े। तेनाली ने तलवार नहीं हटाई। वह मलिक की आंखों में घूरता रहा। तूने मेरे पिता समान राजा को मारने की कोशिश की। तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। तभी राजगुरु तथाचार्य भागने की कोशिश करने लगे। तेनाली ने बिना पीछे देखे अपनी पगड़ी का कपड़ा खोलकर एक फंदा बनाया और उसे राजगुरु के पैरों में फंसाकर खींच लिया। राजगुरु मुख के बल गिरे। थोड़ी देर बाद खबर आई, महाराज ने आंखें खोल दी है। जहर का असर खत्म हो रहा है। पूरा दरबार तेनाली रामन की जय के नारों से गूंज उठा। लेकिन तेनाली ने जयकारे नहीं सुने। उसने तलवार फेंक दी। वह सीधा राजगुरु के पास गया, जो गिड़गिड़ा रहे थे। तेनाली ने राजगुरु का गिरेबान पकड़ा और उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। आज के बाद तेनाली ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने राज्य के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचा तो मैं राजा के आदेश का इंतजार नहीं करूंगा। मैं खुद तुम्हारा न्याय करूंगा। उपसंहार। आंसुओं का बांध। महाराज कृष्ण देव राय स्वस्थ होकर दरबार में लौटे। उन्हें पूरी घटना बताई गई। उन्होंने तेनाली को गले लगाना चाहा, लेकिन तेनाली, जो अब तक पत्थर बना हुआ था, महाराज के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह गुस्सा, वह अपमान, वह डर, सब आंसुओं के रूप में बह निकला। महाराज ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। शांत हो जाओ तेनाली। जब तक तुम जैसा रक्षक विजयनगर के पास है,
काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मलिक काफूर को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। राजगुरु को अपमानित करके पद से कुछ समय के लिए हटा दिया गया। उस दिन के बाद विजयनगर ने तेनाली का एक नया रूप देखा था। लोग जान गए थे कि तेनाली केवल हंसाता नहीं है, अगर कोई उसके अपनों को छेड़े तो वह प्रलय भी ला सकता है। और इतिहास गवाह है, उस दिन के बाद किसी ने तेनाली के क्रोध को जगाने की भूल नहीं की। समाप्त। विजयनगर में काल का आगमन। विजयनगर साम्राज्य में शांति थी, लेकिन महाराज कृष्णदेवराय को लगता था कि सेना में अनुशासन की कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने उत्तर भारत से एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसकी ख्याति क्रूरता के लिए थी। उसका नाम था महामंत्री वज्रसेन। वज्रसेन का कद 7 फुट का था, आंखें हमेशा लाल रहती थीं और वह बात करने से पहले तलवार पर हाथ रखता था। उसका मानना था भय ही अनुशासन है और क्रोध ही शक्ति है। विजयनगर आते ही वज्रसेन ने दरबार का नक्शा बदल दिया। हंसीम जाक बंद हो गया। कवियों को कामचोर कहकर निकाला जाने लगा। तेनाली रामन, जो दरबार की रौनक थे, अब वज्रसेन की आंखों में खटकने लगे थे। वज्रसेन ने महाराज से कहा, महाराज, यह विदूषक जेस्टर राज्य के खजाने पर बोझ है, इसे निकाल बाहर कीजिए। अध्याय 1। अपमान की सभा। एक दिन दरबार लगा था। वज्रसेन ने एक नया कानून पेश किया, किसानों पर 2 गुना कर टैक्स लगाने का, ताकि सेना के लिए नए हथियार खरीदे जा सके। तेनाली रामन से रहा नहीं गया। वह अपनी जगह से उठे। महाराज, क्षमा करें, लेकिन अगर हम किसान का पेट काटकर सैनिक का पेट भरेंगे तो सैनिक रक्षा किसकी करेगा? भूखी लाशों की। वज्रसेन का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपनी जगह से दहाड़ा, तेनाली, तुम युद्ध नीति क्या जानो? तुमने कभी तलवार उठाई है? तुम बस जुबान चला सकते हो। महाराज, इस व्यक्ति ने सेनापति का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि इसे कोड़े मारे जाए। महाराज कृष्णदेवराय वज्रसेन के प्रभाव में थे। उन्होंने तेनाली की तरफ देखा और कहा, तेनाली, तुम सीमा लांघ रहे हो, तुम्हें वज्रसेन से माफी मांगनी होगी। तेनाली ने वज्रसेन की आंखों में देखा, वहां केवल अहंकार था। तेनाली ने कहा, महाराज, मैं माफी मांग सकता हूं, लेकिन सत्य नहीं बदल सकता। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, और आज मुझे इस दरबार में बुद्धि नहीं, केवल क्रोध दिखाई दे रहा है। वज्रसेन ने अपनी तलवार खींच ली। तेरी यह हिम्मत। महाराज ने बीच बचाव किया, लेकिन तेनाली को दरबार से 3 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया। वज्रसेन की मूंछों पर ताव था, वह जीत गया था। अध्याय 2। काला शासन। तेनाली के जाने के बाद विजयनगर बदल गया। वज्रसेन का आतंक बढ़ गया। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को जेल में डाला जाने लगा। अगर कोई दरबार में हंसता तो उसे दंड मिलता। महाराज कृष्णदेवराय भी अब वज्रसेन के गुस्सैल स्वभाव से डरने लगे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि यह राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तभी पड़ोसी शत्रु राज्य गजपति ने विजयनगर को एक अजीबोगरीब चुनौती भेजी। गजपति नरेश ने लौह दानव नाम का एक विशालकाय पहलवान भेजा। शर्त यह थी कि विजयनगर का कोई भी योद्धा इसे बिना हथियार के हरा दे। अगर विजयनगर हारा तो उसे अपना आधा राज्य देना होगा। लौह दानव 7 फुट का था और लोहे जैसा सख्त था। वज्रसेन ने क्रोध में कहा, मैं इसे कुचल दूंगा। लेकिन जब वज्रसेन अखाड़े में उतरे तो उनका क्रोध ही उनकी कमजोरी बन गया। लौह दानव शांत था, जबकि वज्रसेन गुस्से में अंधाधुंध वार कर रहे थे। दानव ने वज्रसेन की ही ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें उठाकर पटक दिया। विजयनगर का महामंत्री, सबसे क्रोधी और शक्तिशाली पुरुष, धूल चाट रहा था। राज्य पर संकट आ गया। महाराज हताश हो गए। उन्हें याद आया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। उन्हें तेनाली की याद आई। अध्याय 3। तेनाली की वापसी और अजीब शर्त। रात के अंधेरे में महाराज खुद तेनाली के घर गए। तेनाली, राज्य बचा लो, महाराज ने विनती की। तेनाली ने शांत भाव से कहा, महाराज, बल का जवाब बल से देने पर हम हार चुके हैं। अब बल का जवाब मस्तिष्क से देना होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? लौह दानव से मैं नहीं लड़ूंगा। उससे लड़ने के लिए मुझे दरबार में वज्रसेन की ही सहायता चाहिए, लेकिन वैसे नहीं जैसे वे चाहते हैं। अगले दिन अखाड़ा सजा। शत्रु देश का पहलवान लौह दानव गरज रहा था। तेनाली रामन अखाड़े में उतरा।
वह निहत्था था और हाथ में केवल एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा था। वज्रसेन, जो अब पट्टी बंधे हुए बैठे थे, चिल्लाए, यह पागल हमें मरवाएगा, घड़े से युद्ध जीतेगा। तेनाली ने घोषणा की, हे महान दानव, मैं तुमसे कुश्ती नहीं लड़ूंगा, हम क्रोध की परीक्षा करेंगे। इस घड़े में विजयनगर का सबसे खतरनाक जहर है, जो इस जहर की भाप को सह लेगा वह जीतेगा। अध्याय 4। क्रोध का ज्वालामुखी लौहदानव हंसा, लाओ, मैं हर जहर पी सकता हूँ। तेनाली ने कहा, रुको, नियम यह है कि यह जहर केवल उसे असर करता है जो क्रोध करता है। अगर तुम शांत रहे तो यह पानी जैसा है, लेकिन अगर गुस्सा आया तो तुम्हारी नसों में आग लग जाएगी। तेनाली ने घड़े का ढक्कन खोला, उसमें से कुछ नहीं निकला। लौहदानव ने झांक कर देखा, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जहर है, शून्य। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। तेनाली ने अचानक वज्रसेन की ओर इशारा किया और भरी सभा में कहा, और इस खेल का निर्णायक जज हमारा वह मंत्री होगा जो 1 नंबर का डरपोक, कायर और गधों का सरदार है। श्रीमान वज्रसेन। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। तेनाली ने भरे समाज में महामंत्री को गाली दी। वज्रसेन का चेहरा गुस्से से बैंगन जैसा नीला पड़ गया। वह अपनी चोट भूलकर खड़ा हो गया। तेनाली, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। वज्रसेन पागलों की तरह अखाड़े की ओर दौड़ा। लौहदानव यह तमाशा देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तेनाली लौहदानव के पीछे छिप गया। वज्रसेन, जो क्रोध में अंधे हो चुके थे, उन्होंने तेनाली को मारने के लिए एक भारी गदा मेघ उठाई और पूरी ताकत से फेंकी। तेनाली झुक गया। वह गदा सीधे जाकर लौहदानव के सिर पर लगी। धाल आवाज हुई और विशालकाय दानव बेहोश होकर गिर पड़ा। वज्रसेन का वार इतना भयानक था, क्रोध की वजह से, कि दानव एक ही बार में ढेर हो गया। अध्याय 5। कौन जीता? मैदान में सन्नाटा छा गया। शत्रु देश के राजा ने कहा, यह धोखा है। मुकाबला तेनाली से था। मंत्री ने क्यों मारा? तेनाली रामन धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ। उसने महाराज की ओर देखा और मुस्कुराया। हे राजन, शर्त यह थी कि विजयनगर का कोई भी व्यक्ति इसे हरा दे। मैंने तो बस क्रोध का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। वज्रसेन जी का क्रोध इतना ज्यादा था कि मैंने उसे एक तोप बना दिया और उस तोप का मुंह दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। महाराज कृष्णदेवराय समझ गए। वज्रसेन अभी भी हाँफ रहे थे। उनका गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल रहा था। उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन तेनाली की चाल की वजह से राज्य को बचा लिया था। अध्याय 6। पिघलता हुआ लोहा। दरबार में वापस आकर महाराज ने वज्रसेन को बुलाया। मंत्रीवर, महाराज ने कहा, आज आपके क्रोध ने हमें जिताया, लेकिन तेनाली की बुद्धि के बिना वह क्रोध हमें डुबो भी सकता था। शक्ति एक जंगली घोड़ा है और बुद्धि उसकी लगाम। बिना लगाम का घोड़ा केवल तबाही लाता है। वज्रसेन का अहंकार टूट चुका था। उन्होंने देखा कि जिस तेनाली को उन्होंने अपमानित किया, उसी ने उनकी ताकत का उपयोग करके उनकी लाज बचाई। वज्रसेन तेनाली के पास आए। सबको लगा कि फिर झगड़ा होगा, लेकिन लौह पुरुष वज्रसेन ने झुककर तेनाली को प्रणाम किया। तेनाली, मैं समझ गया। मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी था, तुमने उसे मेरी ताकत बना दिया। आज से तलवार दरबार के बाहर रहेगी और अंदर केवल तर्क सुने जाएंगे। उपसंहार। एक नई सुबह। उस दिन के बाद वज्रसेन का स्वभाव बदल गया। वह अभी भी सख्त थे, लेकिन क्रूर नहीं। जब भी उन्हें गुस्सा आता, तेनाली अपनी जेब से वही खाली घड़ा निकाल लेते और दोनों ठहाका मारकर हंस पड़ते। विजयनगर ने फिर से सुख और शांति की सांस ली, और लोगों ने सीखा कि आग से आग नहीं बुझती, आग को पानी, बुद्धि ही काबू कर सकता है। समाप्त। यह कहानी बताती है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार गुस्सा नहीं, बल्कि यह जानना है कि उस गुस्से का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। लाल आसमान। उस दिन विजयनगर का सूर्य भी लाल रंग में डूबा हुआ अस्त हो रहा था, मानो वह आने वाली खूनी शाम का संकेत दे रहा हो। यह दिन महाराज कृष्णदेवराय के जन्मदिन का उत्सव था। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तुंगभद्रा नदी के किनारे लाखों दिए जलाए जाने थे, लेकिन राजमहल के भीतर उत्सव की नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी चल रही थी। यह युद्ध तलवारों का नहीं, बल्कि विश्वास और धोखे का था।
राजगुरु तथाचार्य और सेनापति ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसमें इस बार तेनाली रामन का बचना असंभव लग रहा था। उन्होंने महाराज के मन में यह बात बैठा दी थी कि तेनाली रामन उत्सव की आड़ में राजमहल को लूटने और महाराज की हत्या करने की योजना बना रहा है। अध्याय 1। वह मनहूस पत्र शाम के 6 बज रहे थे। महाराज अपने कक्ष में तैयार हो रहे थे। तभी सेनापति घबराए हुए अंदर आए। उनके हाथ में एक मुड़ा हुआ पत्र था। महाराज, अनर्थ हो गया। हमारे गुप्तचरों ने यह पत्र पकड़ा है जो एक कबूतर के जरिए बहमनी सुल्तान को भेजा जा रहा था। महाराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, आज शाम जब आतिशबाजी होगी, राजमहल के पश्चिमी द्वार पर विस्फोट होगा। राजा का ध्यान भटकते ही खजाना लूट लिया जाएगा। आपका सेवक तेनाली। नीचे तेनाली रामन की मुहर, सील लगी थी। महाराज का हाथ कांपने लगा। पत्र जमीन पर गिर गया। विश्वास का कांच टूट चुका था। तेनाली, मेरा तेनाली, जिसे मैंने भाई समझा। महाराज की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। सेनापति, महाराज दहाड़े, तेनाली को गिरफ्तार करो और उसे सीधे रंगमहल में लाओ। आज शाम का उत्सव उसके रक्त से मनेगा। अध्याय 2। आग बबूला शाम की शुरुआत। रंगमहल में हजारों दरबारी, विदेशी मेहमान और सामंत बैठे थे। संगीत बज रहा था। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। अचानक संगीत बंद हो गया। महाराज कृष्ण देवराय प्रवेश द्वार से दाखिल हुए। उनका चेहरा इतना भयानक था कि हवा भी रुक गई। वह सीधे सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि मंच के बीच में खड़े हो गए। बंद करो यह तमाशा। महाराज की आवाज बिजली की तरह कड़की। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने तेनाली रामन को धक्का देते हुए दरबार में पेश किया। तेनाली के हाथ रस्सियों से बंधे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महाराज, तेनाली ने कुछ कहना चाहा। खामोश। महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। वह आग बबूला हो चुके थे। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है तेनाली। आज तक मैं तुम्हारे हर मजाक को सहता रहा, लेकिन आज तुमने मेरी जान और मेरे राज्य का सौदा कर दिया। महाराज ने वह पत्र तेनाली के मुंह पर दे मारा। तेनाली ने पत्र देखा। लिखावट हूबहू उसकी थी। मुहर भी उसकी थी। यह जाल बहुत गहरा था। महाराज, यह मेरी लिखावट की नकल है। मैं निर्दोष हूं, तेनाली ने शांति से कहा। हर गद्दार यही कहता है। राजगुरु तथाचार्य चिल्लाए। महाराज, शुभ मुहूर्त बीत रहा है। इस देशद्रोही को अभी मृत्युदंड दिया जाए। महाराज ने तलवार खींच ली। आज मैं खुद इसका सिर कलम करूंगा। अध्याय 3। साजिश का बारूद। तेनाली रामन ने मौत को अपने सामने देखा, लेकिन उसका दिमाग अब भी कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उसने सोचा, अगर यह पत्र सच होता तो विस्फोट की योजना पश्चिमी द्वार पर है। राजगुरु और नमस्ते। 10,000 शब्दों की कहानी एक पूर्ण उपन्यास, नॉवल के बराबर होती है। तकनीकी सीमाओं के कारण एक ही बार में इतनी बड़ी फाइल यहां तैयार करना संभव नहीं है। लेकिन आपकी विस्तृत कथा पढ़ने की प्यास को बुझाने के लिए मैं राजमहल की आग बबूला शाम शीर्षक से एक लघु उपन्यास, मिनी नॉवल प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कहानी विजयनगर के इतिहास की उस शाम के बारे में है जब महाराज का गुस्सा और महलों की आग दोनों ने मिलकर विनाश का तांडव मचाया था। यह कहानी सस्पेंस, भावना और तेनाली की अद्भुत कूटनीति का एक महाकाव्य है। प्रस्तुत है राजमहल की आग बबूला शाम, रक्त और राख की कहानी। प्रस्तावना। लाल आसमान। उस दिन विजयनगर का सूर्य भी लाल रंग में डूबा हुआ अस्त हो रहा था, मानो वह आने वाली खूनी शाम का संकेत दे रहा हो। यह दिन महाराज कृष्ण देवराय के जन्मदिन का उत्सव था। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तुंगभद्रा नदी के किनारे लाखों दिए जलाए जाने थे, लेकिन राजमहल के भीतर उत्सव की नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी चल रही थी। यह युद्ध तलवारों का नहीं, बल्कि विश्वास और धोखे का था। राजगुरु तथाचार्य और सेनापति ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसमें इस बार तेनाली रामन का बचना असंभव लग रहा था। उन्होंने महाराज के मन में यह बात बैठा दी थी कि तेनाली रामन उत्सव की आड़ में राजमहल को लूटने और महाराज की हत्या करने की योजना बना रहा है। अध्याय 1। वह मनहूस पत्र शाम के 6 बज रहे थे। महाराज अपने कक्ष में तैयार हो रहे थे। तभी सेनापति घबराए हुए अंदर आए। उनके हाथ में एक मुड़ा हुआ पत्र था। महाराज, अनर्थ हो गया।
हमारे गुप्तचरों ने यह पत्र पकड़ा है, जो एक कबूतर के जरिए बहमनी सुल्तान को भेजा जा रहा था। महाराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, आज शाम जब आतिशबाजी होगी, राजमहल के पश्चिमी द्वार पर विस्फोट होगा। राजा का ध्यान भटकते ही खजाना लूट लिया जाएगा। आपका सेवक तेनाली। नीचे तेनाली रामन की मुहर, सील, लगी थी। महाराज का हाथ कांपने लगा। पत्र जमीन पर गिर गया। विश्वास का कांच टूट चुका था। तेनाली, मेरा तेनाली, जिसे मैंने भाई समझा। महाराज की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। सेनापति, महाराज दहाड़े, तेनाली को गिरफ्तार करो और उसे सीधे रंगमहल में लाओ। आज शाम का उत्सव उसके रक्त से मनेगा। अध्याय 2। आग बबूला। शाम की शुरुआत। रंगमहल में हजारों दरबारी, विदेशी मेहमान और सामंत बैठे थे। संगीत बज रहा था, नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। अचानक संगीत बंद हो गया। महाराज कृष्णदेवराय प्रवेश द्वार से दाखिल हुए। उनका चेहरा इतना भयानक था कि हवा भी रुक गई। वह सीधे सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि मंच के बीच में खड़े हो गए। बंद करो यह तमाशा। महाराज की आवाज बिजली की तरह कड़की। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने तेनाली रामन को धक्का देते हुए दरबार में पेश किया। तेनाली के हाथ रस्सियों से बंधे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महाराज, तेनाली ने कुछ कहना चाहा। खामोश। महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। वह आग बबूला हो चुके थे। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है तेनाली। आज तक मैं तुम्हारे हर मजाक को सहता रहा, लेकिन आज तुमने मेरी जान और मेरे राज्य का सौदा कर दिया। महाराज ने वह पत्र तेनाली के मुंह पर दे मारा। तेनाली ने पत्र देखा। लिखावट हूबहू उसकी थी, मुहर भी उसकी थी। यह जाल बहुत गहरा था। महाराज, यह मेरी लिखावट की नकल है। मैं निर्दोष हूं, तेनाली ने शांति से कहा। हर गद्दार यही कहता है। राजगुरु तथाचार्य चिल्लाए। महाराज, शुभ मुहूर्त बीत रहा है। इस देशद्रोही को अभी मृत्युदंड दिया जाए। महाराज ने तलवार खींच ली। आज मैं खुद इसका सिर कलम करूंगा। अध्याय 3। साजिश का बारूद। तेनाली रामन ने मौत को अपने सामने देखा, लेकिन उसका दिमाग अब भी कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उसने सोचा, अगर यह पत्र सच होता, तो विस्फोट की योजना पश्चिमी द्वार पर है। राजगुरु और सेनापति बार बार मुझे मारने की जल्दी क्यों कर रहे हैं? तभी तेनाली की नजर राजमहल के विशाल झालफानूस, शैंडलिया और पर्दों पर पड़ी। वहां एक अजीब सी गंध आ रही थी, बारूद और गंधक, सल्फर की। तेनाली समझ गया। असली योजना तेनाली को मारने की नहीं, बल्कि तेनाली को मारने की आड़ में पूरे राजपरिवार को खत्म करने की है। यह पत्र केवल महाराज का ध्यान भटकाने के लिए था। महाराज, रुकिए, तेनाली जोर से चिल्लाया। मुझे मार दीजिएगा, लेकिन पहले एक दीपक जलाइए। क्या बकवास है? महाराज गुस्से में आगे बढ़े।